खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। ये बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो इस बुलेटिन में आपके साथ जुड़ते हैं देश के अलग अलग राज्यों से। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने रिपोर्टर्स का। हमारे साथ हमारे 4 रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। बिहार से श्रीकांत प्रत्यूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद व्यास ने ज्वाइन किया है मध्य प्रदेश से। अरिंद फलावत हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से, जबकि पंकज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से। तो चलिए सबसे पहले रुख करेंगे पंकज का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने साफ कर दिया है कि आज से राज्य में जो राशन है उसका वितरण किया जाएगा। और क्या कुछ अपडेट है, किस तरह की रणनीति इसके तहत बनाई गई है और कैसे इसका किन किन क्षेत्रों में वितरण किया जाएगा? देखिए, 1 मई से जो गरीब थे, जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, उनको सरकार ने ऐलान किया था कि फिर से इस माह का, मई माह का जो राशन है वो 1 मई से शुरू हो जाएगा। करीब 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को दिया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार और पहला शायद देश का ऐसा प्रदेश है जहां एक राष्ट्र में एक कार्ड के जरिए कहीं भी अगर मजदूर हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उसके कोड संख्या से वो राशन ले सकते हैं, जिसकी शुरुआत आज होगी। यानी अगर प्रदेश से बाहर भी हैं और उस राशन कोड के जरिए वो अन्य राज्यों में भी राशन ले सकते हैं, ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू कर दी है। जो बाहर से मजदूर आए हैं, जिनके पास कार्ड नहीं है, उनको भी राशन दिया जाएगा, ये पहले मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ कल मुख्यमंत्री ने एक भावनात्मक अपील श्रमिकों से की। चूंकि आज श्रमिक दिवस है, उन्होंने सभी श्रमिकों से कहा कि आप पैदल मत चलिए, सरकार आपकी हर संभव हर व्यवस्था करेगी, आपको सरकार लेकर के आएगी। पहले हरियाणा से मजदूरों को लाई, दिल्ली से लाई, आज एमपी से कल से ही मजदूर आ रहे हैं। अब तैयारी कर रहे हैं कि दिल्ली में जो छात्र फंसे हुए हैं उनको कैसे लाया जाए। उसको लेकर के जो नोडल अधिकारी वहां के बनाएंगे प्रभात सारंगी, उनसे लगातार यहाँ के अधिकारी संपर्क में हैं और जल्द ही दिल्ली से भी छात्रों की वापसी होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो सूरत और मुंबई में लोग फंसे हैं उनको कैसे लाएगी, क्योंकि वहाँ पे संख्या 30 लाख के आसपास बताई जा रही है। जब तक स्पेशल ट्रेन नहीं चलेगी तब तक शायद मुंबई के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। हालांकि प्रदेश सरकार मुंबई और सूरत में जो लोग फंसे हैं उस पर भी विचार कर रही कैसे लाएगी। दूसरी तरफ कोरोना से संक्रमित मरीजों की उत्तर प्रदेश में संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि वो अनुपात जो पहले दुगना होने में कम समय लगता था वो बढ़ करके अब थोड़ा ज़्यादा समय, 1 सप्ताह से ज़्यादा लग रहा। तो ऐसे में प्रदेश के लिए राहत भरी खबर ये है। लेकिन आगरा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश का, जो मेयर ने चिट्ठी लिखी थी कि वाहन बनने से रोक दीजिए, वो स्थिति वहां आज भी बनी हुई है। कल भी वहां 30 के आसपास कोरोना संक्रमित मरीज कल शाम तक आए थे और 400 से ज़्यादा, 500 के करीब वहां आंकड़ा पहुंचने को है। साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद या लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ ऐसे ज़िले हैं जो रेड जोन में हैं, जहां एक के बाद एक केस जरूर सामने लगातार आ रहे हैं, जो प्रदेश के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। लेकिन सरकार का दावा है कि पहले से स्थिति कंट्रोल में है। अन्य राज्यों से जो लगातार जो केस बढ़ रहे हैं उससे बेहतर उत्तर प्रदेश है। जो मरने वालों की संख्या कोरोना की वजह से है वो भी उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। हर संभव प्रदेश सरकार इसके लिए दावा कर रही है। दूसरी तरफ कल मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके प्रदेश की लगने वाली सभी सीमाओं को सील कर दिया है, चाहे वो नेपाल की हो, बिहार की हो, दिल्ली की हो, हरियाणा की हो। साफ कहा है जो लोग, जिनके पास होगा वो आएंगे या जिनको सरकार लेकर के आएगी, क्योंकि उन सबकी थर्मल स्क्रीनिंग, कोरोना जांच होनी है। क्योंकि अगर वैसे लोग आएंगे तो जांच होने में दिक्कत होगी। तो सख्त आदेश दिए। तो बॉर्डर पे अतिरिक्त सतर्कता बढ़ा दी गई है। और इसके साथ साथ चूंकि मुख्यमंत्री अभी टीम 11 के साथ बैठक फिर से करेंगे, जो उत्तर प्रदेश में खास करके जो छोटे उद्योग धंधे एमएसएमई सेक्टर से हैं उसको कैसे पटरी पे लाया जाए, उसके लिए एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी की रिपोर्ट पे जो उन लोगों की कैसे हर संभव मदद की जा सके प्रदेश सरकार से, और कैसे सुचारू ढंग से कम मजदूरों के साथ उस कार्य को शुरू किया जाए, उसको लेकर के भी बैठक होनी है। उसमें तय होना है। साथ साथ जो खनन या निर्माण या अन्य चीज़ जो निर्माण से जुड़ी दुकानें हों या खदान हो या अन्य सामग्री, उनकी दुकान खोलने के लिए मुख्यमंत्री ने
पहले ही आदेश दे दिए हैं। दूसरी तरफ जो किसान की गेहूं है उसको खरीदने के लिए जो गेहूं केंद्र है उसकी संख्या बढ़ाई गई है। हालांकि कोरोना की वजह से, और दूसरी तरफ जो सहालक जो शादी विवाह होता है, क्योंकि किसानों की एक सबसे बड़ी आमदनी जो फसल होती काट करके कुछ न कुछ कार्यक्रम या ऐसी चीज़ें करते हैं, इस बार उस सभी पे रोक है। ऐसे में थोड़ी क्रय केंद्रों पे किसानों की भीड़ कम देखी जा रही है, लेकिन सरकार सभी किसानों का गेहूं खरीदने के लिए, मुख्यमंत्री का दावा है कि प्रतिबद्ध है और सभी किसी भी किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको लेकर के भी बैठक होगी। साथ साथ ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया इस तमाम और डिटेल्ड जानकारी के लिए। लेकिन बिहार में क्या कुछ चल रहा है उसको भी जान लेते हैं कि किस तरह से राजनीति गर्माती जा रही है। श्रीकांत प्रत्युष, रेजिडेंट एडिटर बिहार, हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, बिहार की जो राजनीति है वो मजदूर और छात्रों को लेकर अब गर्माती नजर आ रही है। फिलहाल जिस तरह से कल तेजस्वी यादव का हमने बयान सुना था, सरकार को ये सलाह दी है कि हम सरकार के पास अगर संसाधन नहीं है तो हम सरकार को मदद करने के लिए तैयार हैं। लगातार राजनीति और जो बयानबाजी है वो तेज होती जा रही है। आज मजदूर दिवस पर आरजेडी ने अनशन का भी फैसला किया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, राज्य के बाहर जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, जो छात्र फंसे हुए हैं, उनको लेकर राजनीति पिछले एक सप्ताह से हो रही है। और अब जब केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस में परिवर्तन कर दिया है, बिहार के प्रवासी मजदूरों और छात्रों के बिहार वापस लौटने का रास्ता साफ कर दिया है, तो बिहार सरकार की मुश्किल और भी बढ़ गई है और विपक्ष और भी ज़्यादा हमलावर हो गया है। आप खुद सोचिए कि 25 लाख से 27 लाख प्रवासी मजदूर अभी भी बिहार के बाहर फंसे हुए हैं। उन 27 लाख मजदूरों को कोई भी सरकार कैसे ला सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर ट्रेनों के जरिए उनको लाया जाता है, अगर एक साथ 5 लाख लोग भी पहुंच जाते हैं, तो कैसे उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, कहाँ उनको रखा जाएगा, कहाँ उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, कैसे उनके खाने पीने की व्यवस्था होगी, बहुत बड़ी चुनौती है। तो राजनीति होती ही है करने के लिए, तो हर दल राजनीति कर रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। और मुझे लगता है कि इस चुनौती का मुकाबला शायद ही कोई सरकार कर पाए। बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि उसके पास न तो इतना साधन है और न संसाधन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये मांग की थी कि गाइडलाइंस में परिवर्तन किया जाए ताकि जो बाहर फंसे मजदूर हैं, छात्र हैं, वो वापस आ सकें। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन में परिवर्तन कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार सरकार सभी प्रवासी मजदूरों को, छात्रों को खुद लाएगी। उस समय भी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से साफ कर दिया था कि बिहार के पास इतने संसाधन नहीं है कि अपने 30 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को अपने बलबूते पर वो वापस ला सके। और इतने लोगों को, इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों को एक साथ लाना संभव ही नहीं है। देखिए, दूसरे राज्य जो भी अपने प्रवासी मजदूरों को, छात्रों को बुला रहे हैं, वो प्रतीकात्मक है। अब वो ये संदेश दे रहे हैं कि हम अपने मजदूरों को, छात्रों को लेकर चिंतित हैं, उनको वापस बुला रहे हैं। लेकिन जो बुला रहे हैं, जितने लोग अब तक लौटे हैं वापस, उनकी संख्या आप देखेंगी तो बहुत कम है। उत्तर प्रदेश के भी 50 लाख से ज़्यादा मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन कितने मजदूर वापस आ सके हैं? बिहार के 27 लाख मजदूर बाहर फंसे हैं। अगर सरकार चाहेगी भी तो कितने मजदूरों को वापस ला पाएगी? 27 लाख मजदूरों को लाने के लिए कम से कम 1.5 लाख बसें चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। 1.5 लाख बसों की व्यवस्था कौन करेगा? वैसे इस गाइडलाइन में परिवर्तन के बाद कुछ राज्य सरकारों ने खुद व्यवस्था करके मजदूरों को, छात्रों को उनके राज्यों में भेजना शुरू कर दिया है। झारखंड से खबर आ रही है कि हेमंत सरकार एक्टिव हो गई है और उसने बाहर के जो फंसे हुए मजदूर हैं, बंगाल के, उड़ीसा के, उनको वापस भेजने का काम शुरू कर दिया है। तो जहाँ पर कम मजदूर हैं उनको तो सरकार भेज सकती है, लेकिन अगर एक सरकार चाहे कि हम अपने 30 लाख लोगों को अपने बलबूते पर देश के कोने कोने से बुला लें और उनका स्वास्थ्य परीक्षण करा लें, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रख लें, तो ये असंभव है। अगर एक साथ 5 लाख लोग भी आ जाएंगे तो शायद सरकार नहीं संभाल पाएगी। हाँ, दिखाने के लिए सब लोग राजनीति कर रहे हैं, तो बिहार सरकार भी कर रही है। बिहार सरकार ने केंद्र से विशेष ट्रेन चलाने की मांग कर दी है। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, अगर विशेष ट्रेनें चालू हो जाती हैं तो कौन कंट्रोल करेगा उस पर? तो हर बिहारी जो फंसा हुआ है बाहर एक ही ट्रेन पर सवार होने की कोशिश करेगा, और ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे उसका पालन हो पाएगा? और एक साथ 1 लाख 2 लाख लोग आ गए बिहार में, तो उनको सरकार संभालेगी कैसे? क्योंकि
सबको घर जाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। जो बिहार में लोग आ जाएंगे खुद, उनके घर जाने की व्यवस्था की जा रही है। तो घर सीधे नहीं जाना है, अपने जिले में जाना है, वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में आपकी जांच होगी। अगर जरूरत पड़ी तो आपको क्वारंटाइन सेंटर में ही 21 दिन रहना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ हुए तो आप घर जाएंगे। तो सरकार की चुनौती बहुत बड़ी है और सरकार दिखाने के लिए भले कुछ कह ले कि हम बुलाने की तैयारी कर रहे हैं, नीतीश सरकार कर रही है। नीतीश सरकार ने 21 IAS अधिकारियों को नोडल पदाधिकारी बनाया है और कहा है कि तैयारी चल रही है कि कैसे उनको लाना है जो बाहर फंसे हैं। छात्रों की संख्या कम है, वो आ जाएंगे, लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं 25 लाख 27 लाख मजदूर हैं, उनको लाने की संभावना मुझे नहीं लगता है बिहार सरकार उनको ला पाएगी। और मानकर चलिए कि उनको खुद आना पड़ेगा। जितने लोग आ पाएंगे उनको घर तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बिहार सरकार खुद जाकर लाखों लाख मजदूरों को बिहार लाएगी और अपना गर्दन फंसाएगी, बिहार को संकट में डालेगी, ऐसी संभावना बहुत कम है। बिल्कुल, चुनौती तो श्रीकांत बनी हुई है सरकार के लिए और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस तरह से इस स्थिति से निपटा जाए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन कुछ और खबरों के साथ और कुछ और जरूरी मुद्दों के साथ फौरन लौट रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। चलिए सीधा लिए चलते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां अरविंद पलावत हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, आप फिलहाल राजधानी में मौजूद हैं। कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कोटा में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको लेकर अब राजनीति गर्माती जा रही है। गहलोत सरकार बार बार इस बात को रिपीट कर रही है कि सरकार को, केंद्र सरकार को स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करनी चाहिए। जिस तरह से राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में मजदूर और छात्र फंसे हुए हैं, उनको निकालने को लेकर गहलोत सरकार ने एक पत्र भी लिखा है केंद्र सरकार को। और अब इसी बीच महाराष्ट्र से बसों की व्यवस्था की गई है ताकि छात्रों को निकाला जा सके। किस तरह की जानकारी मिल रही है कि कब तक ये जो बसें हैं वो छात्रों को लेकर क्षेत्र से निकलेंगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार जो पूरे चाहे देश के अलग अलग राज्य हो वहां पर ये बात चल रही है कि जो अलग अलग राज्य हैं उनके स्टूडेंट्स और प्रवासी मजदूरों उनको वहां तक बाहर पहुंचाया जाए, उनको अपने राज्यों तक पहुंचाया जाए। वहीं राजस्थान की ओर से भी ये व्यवस्था की गई है कि जो लोग राजस्थान से बाहर जाना चाहते हैं या राजस्थान में वापस आना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर प्रवासियों के लिए एक हेल्पलाइन यहाँ पर तैयार की गई थी, जिस पर अब तक करीब 10 लाख जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर हो चुके हैं। और इन 10 लाख रजिस्ट्रेशन के बाद में अब जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो लगातार केंद्र सरकार के साथ जो बातचीत कर रहे हैं और जो राज्य सरकार है केंद्र सरकार के साथ बातचीत का प्रयास करिए कि एक स्पेशल ट्रेन जो है वो यहाँ पर चलाई जाए और स्पेशल ट्रेन से ही इन जो मजदूर हैं और जो अन्य जो लोग हैं जो प्रवासी राजस्थानी है उनको यहाँ से लेकर के जाया जाए और प्रवासी राजस्थानियों को लेकर यहाँ पर आया जाए। क्योंकि देखिए करीब 10 लाख रजिस्ट्रेशन अब तक हुए हैं, उसमें से 7 लाख ऐसे रजिस्ट्रेशन है जो अन्य राज्यों से राजस्थान में आना चाहते हैं, प्रवासी राजस्थानी जो राजस्थान में आना चाहते हैं। तो उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जो है केंद्र सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी बात कोरोना की यदि करते हैं तो कल कोरोना की जोधपुर में बड़ी संख्या यहाँ पर पेशेंट्स की देखने को मिली, 97 नए पेशेंट यहाँ पर देखने को मिले एक ही दिन में। तो वहीं आज सुबह जो अभी मेडिकल बुलेटिन आया उसके अंदर 33 नए पॉजिटिव जो है वो कोरोना के यहाँ पर मिल चुके हैं और इसके साथ ही जो संख्या बढ़कर 2617 यहाँ पर हो गई है। इसमें जयपुर के 6, जोधपुर का 1, चित्तौड़गढ़ के 7, कोटा के 7 और अजमेर के 11 और राजसमंद का 1 जो पेशेंट है वो यहाँ पर शामिल है। राजसमंद कोरोना फ्री जोन में था लेकिन वहां पर भी नया जो पेशेंट है वो यहाँ पर मिल चुका है। इसके साथ ही जो अब जो राजस्थान में संख्या है वो बढ़कर के 2617 हो गई। हालांकि एक राहत की बात ये कही जा सकती है कि राजस्थान में जो पॉजिटिव केस थे उनमें से काफी कुछ जो केसेस है वो नेगेटिव हो चुके हैं। 900 जो मामले हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे उसमें से 900 लोग कोरोना नेगेटिव आ चुकी है उनकी रिपोर्ट। तो वहीं यदि दूसरी बात की जाए उनमें से 644 को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 1656 जो केसेज हैं वो अब कोरोना के एक्टिव केसेज हैं, यानी कोरोना के जो मरीज हैं जो अस्पताल में एडमिट हैं वो उनकी संख्या करीब 2000 के आसपास इस वक्त है और 644 को यहां से घर भेज दिया गया है। वहीं देखिए राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश है जिसने सबसे ज्यादा अब तक टेस्टिंग की है। 1,03,704 जो है टेस्टिंग यहाँ पर हो चुकी है। 96,325 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 2,617 जो केसेज हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। 4,762 केसेज हैं
वो अभी रिपोर्ट उनकी पेंडिंग है। और यदि जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर की स्थिति राजस्थान में सबसे ज्यादा गंभीर है। 913 जो पेशेंट्स है वो जयपुर में यहाँ पर पॉजिटिव है। साथ ही 511 जो जोधपुर की यदि बात करते हैं तो वहां पर 511 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव। हालांकि जो मृतकों की संख्या है वो भी लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है और राजस्थान में अब तक 61 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ये एक आंकड़ा जो बढ़ रहा है, ये एक बड़ी चिंता का विषय। देखिए, राजस्थान की यदि बात करते हैं तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो 15वें नंबर पर थी कुछ समय पहले पूरे देश की यदि बात की जाए, तो अब वो करीब 13वें नंबर पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थिति में लगातार जो है मृतकों का आंकड़ा जो बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक ठीक संकेत यहाँ पर नहीं है। तो वहीं यदि राजस्थान के करीब 19 जो जिले हैं उनको हाई रिस्क जोन में रखा गया है। हाई रिस्क जोन में ये 19 जिले हैं और उन 19 जिलों का बताना चाहेंगे आपको। उसमें सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो है झुंझुनू जिले में। झुंझुनू में सबसे ज्यादा रिस्क है। उसके बाद में जयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, टोंक, जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जैसलमेर, इस तरह ये जो जिले हैं ये हाई रिस्क जोन में है। इसके साथ ही सबसे जो लो रिस्क जिले हैं उसमें जालोर, हनुमानगढ़, बारां, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, अलवर, पाली, बूंदी और राजसमंद सबसे लास्ट का वो जिला है, 33वां जिला है जो कि कोरोना से प्रभावित है। हालांकि आज जो राजसमंद में एक नया केस है वो यहां पर आ चुका है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि जिन जिलों में अब तक एक भी केस नहीं आया वहां पर किसी तरह से इन जो कोरोना पेशेंट्स हैं इनके कोरोना का जो संक्रमण है उसको रोका जाए। लेकिन राजसमंद से एक चिंता की खबर आ रही है और अब तक जो जिलों की यदि बात करते हैं तो अधिकांश जो जिले हैं राजस्थान के वो कोरोना की जद में आ चुके हैं। अधिकांश जिलों में कोरोना के पॉजिटिव मरीज यहां पर पाए जा चुके हैं। तो वही मुख्यमंत्री तो चिंता का विषय ये है कि 19 जिले अब कोरोना को पूरी तरह से अपनी जद में ले चुके हैं। ये हाई रिस्क जोन कैटेगरी में आ चुके हैं। लेकिन भोपाल में किस तरह की हलचल आज रहेगी उसका जायजा ले लेते हैं हमारे संवाददाता शरद व्यास से। शरद, इस वक्त आप भोपाल में मौजूद हैं, किस तरह की गतिविधियां आज भोपाल में देखने को मिल सकती हैं? साथ ही साथ अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कोरोना का जो संकट है वो लगातार गहराता जा रहा है और 2625 पर पहुंच चुका है आंकड़ा। कोरोना को लेकर क्या अपडेट है और सियासी महकमे से क्या कुछ आज गतिविधियां सामने आ सकती हैं? देखिए, सामान्य दिन है आज का पूरी तरह से मध्य प्रदेश में। खासतौर पर जब आपने भोपाल की बात की तो भोपाल में भी सामान्य दिन है। चिंता का विषय केवल इतना है कि कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। जो तमाम राज्य गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, अपने मजदूरों को लाने की बात करें, विद्यार्थियों को लाने की बात करें, उद्योगों को शुरू करने की बात कर रहे हैं या फिर तमाम जो भी प्रक्रिया आगे संपन्न कर रहे हैं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, वो मध्य प्रदेश पूर्व में ही शुरू कर चुका है। और ऐसे जिले जिनमें कोरोना के कोई मरीज नहीं मिले हैं उनमें 3 तारीख के बाद छूट मिलना शुरू हो जाएगी आर्थिक गतिविधियों संबंधित। साथ ही साथ लोगों को बाहर आने जाने की कुछ नियम शर्तों के साथ छूट मिल जाएगी। तो इसको लेकर आज 3 प्रमुख बैठकें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं और 3 प्रमुख बैठकों का उद्देश्य यही है कि कोरोना काल में किस तरह से अपनी गतिविधियों को संचालित करें, क्योंकि आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश भी कमजोर हुआ है अन्य राज्यों के साथ साथ। तो किस तरह से इन चीजों को बेहतर किया जा सके, उद्योगों को कैसे सुविधाएं दी जा सके, इन चीजों के ऊपर एक बार फिर से चर्चा हो जाएगी। और चर्चा होने के साथ साथ 3 तारीख, चूंकि एक दिन बाद छोड़कर 3 तारीख है, उसके बाद फिर ये लॉकडाउन की प्रक्रिया को नए प्लान के साथ आगे बढ़ाना है। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिया है कि अपने अपने जिलों की स्थिति बताएं। आज ये स्थिति बताने के लिए कलेक्टर्स के साथ एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और वो अपनी स्थिति बताएंगे कि उनके जिले में क्या स्थिति है। यदि स्थिति बेहतर होगी तो उस जिले की चीजों को ओपन करने के लिए वो अनुमति दे सकते हैं। यदि चीजें बेहतर नहीं है तो फिर एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति बनती हुई नजर आएगी उन पर्टिकुलर जिलों के रेड जोन में। तो मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन, जबलपुर और ये जो है 6 जिले, ये मुख्य रूप से हाई रिस्क जोन पर है और इनमें सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज है। इंदौर में मरने वालों की संख्या 72 हो चुकी है। उज्जैन में तकरीबन 24 लोग अपने इस काल के गाल में समा चुके हैं। भोपाल में 15 लोग और इसके अलावा देवास या फिर खरगोन की बात करें तो क्रमशः 7 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। और इन दोनों ही जिलों में, इंदौर और भोपाल खास तौर पर चूंकि महत्वपूर्ण जगह है दोनों ही, तो इसीलिए इन दोनों जगहों पर इंदौर में जहाँ पर 1508 मरीज अब तक हो चुके हैं कोरोना के, भोपाल में 518 मरीज अब तक हो चुके हैं, वहीं उज्जैन में 138 मरीज हो चुके हैं। तो ये क्रमशः इस तरह का आंकड़ा वर्तमान में दिखाई दे रहा है जो चिंता की बात है। जी
ठीक है शरद, लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और सरकार के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ है। तो सुना आपने हमारे रिपोर्टर्स को, देश के अलग अलग राज्यों का हाल इन्होंने बताया। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम रिपोर्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.